हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एसिड सल्फेट सॉइल, जिसको आप केट क्ले सॉइल भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं भाई केट क्ले सॉइल और क्यों बोलते हैं एसिड सल्फेट सॉइल? जब अपने इसका डिस्कस करेंगे तो ये बातें भी सामने आ जाएगी। सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि एसिड सल्फेट सॉइल होता क्या है। आप लोग जानते होंगे कि एसिड सल्फेट सॉइल है वो समुद्र तटीय क्षेत्र यानी जो कोस्टल बेल्ट है वहां पर आपको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो ओशियंस है, समुद्र है, इसमें ज्वार भाटा सुनामी वगैरह आते हैं तो ये समुद्र का पानी आसपास के खेतों के अंदर भर जाता है। अब जब ये पानी, समुद्र का पानी खेतों में जाएगा तो आपको पता है इसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं जिसमें से सल्फेट साल्ट भी होता है। अब ये खेतों में पानी गया यानी यहां पर जल भराव हो गया, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, तो यहां एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी यानी अनोक्सीकृत अवस्था है वो उत्पन्न हो जाएगी। कैसे भाई? देखो, पहले मिट्टी में जो पोर थे, रंध्र थे, उनमें एयर थी, हवा थी, लेकिन अब उन पोर्स के अंदर कौन भर गया? पानी भर गया, वाटर भर गया। तो अब एयर तो रिमूव हो गई, हवा तो बाहर निकल गई, तो उसी स्थिति को आप क्या बोल देते हैं? एनारोबिक, है ना, अनोक्सीकृत अवस्था है वो उत्पन्न हो गई। मैंने आपको बताया कि इस पानी के साथ बहुत सारे साल्ट गए जिनमें से सल्फेट साल्ट भी थे, यानी ये सल्फेट साल्ट है। अब ये सल्फेट साल्ट कुछ एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, अनोक्सीकृत अवस्था में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इस सल्फेट को किस में बदल देते हैं? सल्फाइड में बदल देते हैं। यानी जब एरोबिक कंडीशन होती तो यहां पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन होता है यानी सल्फेट, लेकिन अब यहां एनारोबिक कंडीशन हो गई तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी ये सल्फाइड में बदल जाएगा। और स्पेशली अगर अपने बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर है वो बदल गया है। अब सल्फेट को सल्फाइड में बदलने का काम किया सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिनको आप शॉर्ट में SRBB बोल देते हैं। ये सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया है, अनोक्सीकृत स्थिति में रहने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस सल्फेट को बदल दिया सल्फाइड में, और पर्टिकुलरली बात करें तो कौन से सल्फाइड में बदल दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर बदल दिया। अब इस मिट्टी में जो आयरन होगा उसके साथ आयरन, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फाइड बना लेगा। आयरन सल्फाइड को आप जनरली क्या बोल देते हैं? आयरन पायराइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आयरन पायराइट बोल देते हैं। तो ये बन जाएगा पायराइट यानी आयरन पायराइट। अब तक की बात तो ये है। अब इस खेत में पानी खड़ा हुआ है, एनारोबिक कंडीशन है, और इसमें जनरली क्या है, क्या बन चुका है? आयरन सल्फाइड बन चुका है। अब अगर हम इस खेत से वाटर ड्रेनेज करते हैं यानी जल निकास करते हैं, अब वाटर ड्रेनेज करने का मतलब क्या? अगर आप इस खेत से पानी निकालते हैं तो पुनः एनारोबिक कंडीशन की बजाय एरोबिक कंडीशन पैदा हो जाएगी, यानी जो अनोक्सीकृत स्थिति है उसकी जगह ऑक्सीकृत स्थिति उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि आप खेत से पानी निकाल रहे हो, रंध्र है वो पानी से क्या हो रहे हैं? खाली हो रहे हैं, तो उन रंध्रों में क्या घुस रहा है? वायु यानी एयर, और एयर में क्या है? ऑक्सीजन। अगर आप इस खेत से वाटर ड्रेनेज करते हैं, जल निकास करते हैं, तो स्थिति ऑक्सीकृत होने लगती है, एरोबिक कंडीशन है वो होने लगती है। अगर आप इसमें टिलेज करते हैं, भूपृष्करण करते हैं, तो भी एयर इसमें क्या होगी? ज्यादा घुसेगी, यानी आप ड्रेनेज कर रहे हैं तो भी एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीकृत स्थिति पैदा होगी, और अगर आप पानी निकाल के टिलेज कर रहे हैं तो और ज्यादा एरोबिक कंडीशन, और ज्यादा क्या है? ऑक्सीकृत स्थिति है वो उत्पन्न होगी। अब उससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो वही है। अब देखो, अगर इस मिट्टी के अंदर एरोबिक कंडीशन पैदा होती है, ऑक्सीकृत स्थिति पैदा होती है, तो ये जो आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर यानी जल के साथ क्रिया कर लेगा, और इनके साथ क्रिया करने से ये बना लेगा आयरन सल्फेट, या जिसको आप फेरस सल्फेट बोल देते हैं। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये दोनों ही कैसे नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के, और बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति के हैं। अब देखो, यहां पे कोई बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा है, यहां कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहा है, यानी यहां कोई सूक्ष्म जीव काम नहीं कर रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है। आयरन सल्फाइड यानी जिसको आप पायराइट बोले, वो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट बना लेता है, और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है, जिसकी वजह से ये सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होने लगती है। अभी इतने से ही काम नहीं चलेगा,
ये तो पूरी तरह से कौन सी रिएक्शन थी? केमिकल रिएक्शन थी, यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी। अब क्या होता है, एक होती है बायोलॉजिकल रिएक्शन, है ना, यहां पे एक जैविक क्रिया भी देखने को मिलती है। जो आयरन सल्फेट है, यानी जिसको आप फेरस सल्फेट बोलते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ फिर क्रिया करता है ना। कौन करवाता है ये काम? थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस जो बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या करते हैं? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? फेरिक सल्फेट के अंदर है वो बदल देते हैं। जो फेरस था, यानी फेरस सल्फेट था, आयरन सल्फेट था, उसको थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं, 1.5 से 2 पीएच पे भी बढ़िया सरवाइव करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया है, यानी एसिडोफिलस बैक्टीरिया, यानी अम्लीय स्थिति में रहने वाले बैक्टीरिया है। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस जो है एसिडोफिलस है, 1.5 से 2 पीएच पर भी बढ़िया ग्रोथ कर लेते हैं ना, तो ये तो अम्लीय स्थिति में हो जाते हैं। और ये क्या करेंगे? इस आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट को बदल देंगे फेरिक सल्फेट के अंदर। किसमें बदल देंगे? फेरिक सल्फेट के अंदर। ये कौन सी क्रिया हुई? बायोलॉजिकल क्रिया हुई। अब आगे क्या होगा कि जो फेरिक सल्फेट बना है, जो फेरिक सल्फेट बना है, इस मिट्टी के अंदर जो आयरन पायराइटिस था, यानी आयरन सल्फाइड था, उसके साथ फिर क्रिया करेगा। फिर से क्या बना लेगा? यानी फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, और जो फेरस सल्फेट है वो भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस थी। ये कैसी क्रिया थी? जैविक क्रिया थी। एक हुई रासायनिक क्रिया, लेकिन दोनों के परिणाम स्वरूप ही इसमें क्या बना? आयरन सल्फेट बना, और दूसरा क्या बना? सल्फ्यूरिक एसिड बना। इस वजह से इसका पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। इस वजह से इसका जो पीएच है वो क्या है? बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। और ये उतना ही एसिडिक होता जाएगा जितना ऑक्सीडाइज कंडीशन होती जाएगी। भी आपने जल निकास किया, वाटर ड्रेनेज किया, तो भी ऑक्सीडाइज कंडीशन हुई, तो भी क्या है? जनरली क्या बना? आयरन सल्फेट, या जिसको आप फेरस सल्फेट है बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो अब कंडीशन कैसी होगी? एसिडिक। पीएच क्या है? लेस देन 4 हो गया, यानी 4 से कम हो गया, कहीं कहीं पे 3.5 से कम, कहीं पे तो 3 से भी कम हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि पीएच कितना कम हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन कितनी ऑक्सीडाइज हो रही है। जितनी ऑक्सीडाइज होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक माहौल पैदा होता जाएगा, और गलती से आपने इस सॉइल के अंदर टिलेज कर दिया, भूपृष्करण कर दिया, तो इस मिट्टी में ऑक्सीजन और घुस जाएगा, और ये मिट्टी उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी? एसिडिक होती जाएगी। ये मिट्टी उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती जाएगी। अब बात आती है कि इस मिट्टी का क्या करें, कैसे हैंडल करें। भी आप सोचते हैं कि अगर हम ये मिट्टी एसिडिक है यानी अम्लीय है, तो हम इसमें लाइम एप्लीकेशन कर देते हैं, यानी चूना दे देते हैं, और चूने से इस मिट्टी के पीएच को इंप्रूव कर लेते हैं। भाई इस मिट्टी का पीएच बहुत कम है, 4 से कम है, 3.5 से कम है, एटलीस्ट मान के चलिए 4 से तो कम है ही है। अगर आप इसको चूना दे के सुधारेंगे तो चूना आपको 100 टन पर हेक्टर, 150 टन, 200 टन, 250, 250, 300 टन, इस तरह से इतना चूना आपको खेत में देना पड़ेगा, तब जाके इस मिट्टी के पीएच में सुधार होगा। और इतना चूना दोगे तो कॉस्ट कितनी लग जाएगी? बहुत ज्यादा लग जाएगी। ये इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, और आप प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते हैं, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत पैसा लग जाएगा भाई इस मिट्टी के पीएच को सुधारने के अंदर, तो ऐसा संभव हो नहीं सकता है। तो हम इस मिट्टी के पीएच को तो नहीं सुधार सकते। तो आपको क्या करना है? इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है, इस मिट्टी को ऑक्सीकृत नहीं होने देना है। पानी भर के रखो, और पानी भरे पानी में जो फसल हो सकती है, यानी धान हो सकता है, आपको ही पता है धान भरे पानी में, यानी खेत में जल भरा हुआ है उसमें उगता है, और एसिडिक सॉइल में उगता है, तो आप इसमें पानी भरा रहने दीजिए और धान जैसी फसल लीजिए। बाकी आप इसे ऑक्सीडाइज न करें। अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये उतनी ही मिट्टी क्या होती जाएगी? खतरनाक होती जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आयरन सल्फेट, या जिसको आप फेरस सल्फेट बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी है तो सल्फेट ही ना, तो सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए हम इसको एसिड सल्फेट सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए अपने इसको एसिड सल्फेट सॉइल है वो बोलते हैं। तो आपको पता लग गया भी एसिड सल्फेट सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सल्फेट आयनों की वजह से, सल्फेट आयनों की वजह से क्या होती है? ये एसिडिक होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? एसिड सल्फेट सॉइल बोल देते हैं। केट क्ले क्यों बोलते हैं वो भी बात करते हैं।
लेकिन देखो मैंने पीछे आपको एक बताया था सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये एनारोबिक कंडीशन में एनोक्सिक स्थिति में पैदा होने वाले बैक्टीरिया हैं। अगर इनमें हम स्पेशली नाम की बात करें कि कौन कौन से बैक्टीरिया है, यानी जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, मान लो आपसे कहीं पे नाम पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे डी सल्फो विब्रो और डी सल्फो माइक्रोबियम। ये बैक्टीरिया है, ये जनरली क्या करते हैं? सल्फेट को सल्फाइड में बदलने का काम करते हैं। मैंने आपको सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया बताए थे, तो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है कौन से? मेनली डी सल्फो विब्रियो और डी सल्फो माइक्रोबियम। ये बैक्टीरिया जनरली सल्फेट को सल्फाइड में बदलने का काम करते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब अपने बात करें कि इसको केट क्ले क्यों बोलते हैं। देखो एसिड सल्फेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सल्फेट आयनों की वजह से ही क्या है, इसमें मेनली एसिडिटी है। अब बात आती है कि आप इसे केट क्ले क्यों बोलते हैं। तो अब अपने बात करेंगे कि जी केट क्ले क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या बनता है। देखो जो केट क्ले वर्ड है, यानी केट क्ले जो शब्द है वो डच भाषा है ना, डच भाषा का शब्द है। ये किससे बना हुआ है? केटी क्ले ग्रोंडन, केटी क्लेई ग्रोंडन शब्द से बना हुआ है। और ये केटी क्लेई ग्रोंडन शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? डच भाषा का है। इससे बना केट क्ले, इससे क्या बना? केट क्ले। अब ये केटी क्ले ग्रोंडन या केट क्ले का मतलब क्या होता है? केट एक्सक्रीटा, यानी जो बिल्ली होती है उसका मल होता है। ठीक है, बिल्ली जो होती है ना उसके मल, इसका मतलब होता है बिल्ली का मल, यानी केट क्ले। केट क्ले का मतलब होता है केट एक्सक्रेटा। किससे बना हुआ है? डच भाषा के केटी क्ले ग्रोंडन शब्द से बना हुआ है, जो डच भाषा का है, जिससे बना केट क्ले। इस केट क्ले का या केटी क्ले ग्रोंडन से इसका मीन्स क्या होता है? केट एक्सक्रेटा, यानी जो बिल्ली है उसका मल। अब जनरली बिल्ली के मल जैसी मिट्टी है, ये बिल्ली के मल जैसी मिट्टी है। बिल्ली का मल कैसा है? येलो कलर का है। ठीक है, तो वैसा ही क्या है, ये मिट्टी देखने में दिखती है, ऐसे लगता है कि ये बिल्ली का मल है, यानी केट एक्सक्रीटा है, वैसा कलर इसका देखने को मिलता है। इसलिए आप इसे क्या बोल देते हैं? केट क्ले सॉइल बोल देते हैं। अब जनरली क्या है, ये जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उसमें आपको पोटेशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इसके आयंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम जेरोसाइट बोलते हैं। और इस जेरोसाइट की वजह से रंग कैसा हो जाता है? पीला, जो कैसा दिखता है? केट के एक्सक्रेटा जैसा दिखता है, यानी जो बिल्ली है उसके मल जैसा दिखता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? केट क्ले सॉइल। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम इसको केट क्ले सॉइल क्यों बोलते हैं और एसिड सल्फेट सॉइल है वो क्यों बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर अपना फीडबैक दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। थैंक यू।